हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993 पर। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझा रहा हूं, फिजिक्स के। और ये चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में मैं बात बता रहा हूं आपको। ये आज जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हम पढ़ेंगे उसका नाम है गॉसेस थ्योरम या गॉस का नियम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से याद करना है। तो होता क्या है कि इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को समझते हैं कि इनमें पूरी गॉसेस थ्योरम में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई प्लस का चार्ज रखा है और इस प्लस की चार्ज में से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये निकल रही हैं इस तरीके से, और ये निकल करके इस एरिया में से निकल करके ये जा रही हैं। तो ये जो एरिया है, इस एरिया एक छोटा सा एरिया है, इसको हमने डी ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एरिया को हम ए से दिखाते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये एक सदिश राशि होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्मॉल एरिया ये आ गया और ये भी एक सदिश राशि है, इसके ऊपर हमने एक वेक्टर के साइन लगा दिया। तो इस एरिया में से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इन बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक छोटे से एरिया के अंदर बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हमने इसलिए इसके साथ डी लगा दिया। तो डी फाई क्या हुआ, वैद्युत फ्लक्स हो गया। और जो फ्लक्स इसके अंदर से इस एरिया में से बल रेखाएं निकल रही हैं, उसको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एरिया है हमारे पास डी ए वेक्टर, ठीक है। तो एक बात तो हमने ये समझी कि हमारे इस एरिया में से जो फ्लक्स जो बल रेखाएं निकल करके जा रही हैं, उनको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट को समझने के लिए, गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए। एक नंबर पे इसको आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझिए कि जो एरिया होता है ना, एरिया एक सदिश राशि है। जैसे हमारे पास ये एक बुक है, तो इस बुक को, ये जो एरिया है, इसकी ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। तो इस बुक का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ये एरिया जो होता है, ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। तो इसकी जो दिशा होती है एरिया की, वो इस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो ऊपर की तरफ को जो आप एक लाइन खींचेंगे, वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस चैप्टर में डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको आपको समझना है। तो हमारे पास ये देखिए कि जैसे ये एरिया, मैंने छोटा सा एरिया ले लिया और एरिया की उसकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी डी ए वेक्टर। ये छोटा सा एरिया मैंने सर्किल के फॉर्म में ले लिया है, तो ये डी ए वेक्टर हमारे पास आ गया। इस एरिया में से जो बल रेखाएं निकल रही हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, तो उसको हमने ई वेक्टर से दिखा दिया। अब दोनों अगर ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है डी ए वेक्टर है वो, और ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर मान लीजिए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कोई कोण बन रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, ई वेक्टर ये रहा और डी वेक्टर हमारे पास ये रहा। थोड़ा सा मैंने तिरछा कर दिया है इसको, एरिया को। तो आप ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर खींचा था मैंने एरिया के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन तो ये आ गई डी ए वेक्टर, और प्लस क्यू में से जो बल रेखा निकल करके जा रही है वो सीधी इस तरीके से ये जा रही है। तो ई वेक्टर ये आ गया और डी ए वेक्टर ये आ गया। इन दोनों की जो है जब सदिश गुणा करते हैं, हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हमने सदिश गुणा कर दी। और जब हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू है, वो ई की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ई की
ये आ जाएगी ई, और डी ए की न्यूमेरिकल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी ए। यहाँ ई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखी जाएगी और यहाँ डी ए की न्यूमेरिकल वैल्यू रखी जाएगी। और कॉस थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण। तो ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो हम निकाल रहे हैं, इसी को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इस फार्मूले की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कि किसी एरिया में से, जो हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया में से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इसी को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब क्या करिए, अब बात करते हैं हम गॉस की प्रमेय की। हम बात करते हैं अब गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है, इस बात को समझते हैं कि ये कोई हमने एरिया ले लिया, ये एक बंद सरफेस ले ली, बिल्कुल एक जो फुटबॉल जैसे आप समझिए, बिल्कुल बंद सरफेस ले ली, और उस बंद सरफेस के अंदर हमने क्या काम करा, एक प्लस चार्ज रख दिया। अब जब आप जानते हैं कि प्लस चार्ज के अंदर से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वो सभी तरफ को निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इधर 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 सब तरफ को निकल करके दिखाई देंगी। जैसा आप ये समझते हैं, हमने पहले भी दिखाया है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज हमारे पास ये है, इसमें से ये बल रेखा निकली, ये निकली, इधर को निकल गई, सभी तरफ को निकलेगी, है ना, आप ऐसा समझ सकते हो। लेकिन हमारे पास जो एक सरफेस ली हमने, बंद सरफेस, वो इस तरीके से हमने ले ली। अब क्या करते हैं, गॉस का नियम क्या कहता है कि इस पूरे बंद सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा, तो उस फ्लक्स को हमने ये कह दिया फाई। जो फ्लक्स निकलेगा वो तो उसको तो फ्लक्स कह दिया हमने फाई। वो कितना होता है, वो होता है इस सरफेस के अंदर जितना भी आवेश है, ये टोटल आवेश मान लीजिए यहां पर तो क्यू रखा है, तो हमारे पास जितना भी आवेश इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है, उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है उस टोटल चार्ज का। ये गॉस की थ्योरम है। यानी कि किसी बंद सतह से, ये हमारे पास ये बंद सतह आप देख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस इसको बोल रहे हैं, ये एक बंद सरफेस आ गई, तो किसी बंद सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, और इसमें एक छोटा सा ई लगा दो, फाई ई, जो होता है वो उस बंद सतह से घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस का नियम है। तो अब हम क्या करते हैं, इस नियम को सिद्ध करते हैं कि गॉस की प्रमेय है क्या, तो वो है फार्मूला मैथमेटिकल, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू क्या है, जो चार्ज हमारा इस सरफेस के अंदर रखा है उसको यहां रख दिया। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। अब हमारे पास आप ये देखिए कि एक चार्ज जो है प्लस क्यू इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है। इस सरफेस में से ये जो चार्ज रखा है, इसमें से एक बल रेखा जो है, हमने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ऐसे दिखा दी, बाहर की ओर को निकलेगी बल रेखाएं। तो यहाँ पर एक परीक्षण चार्ज रख दिया था, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। परीक्षण चार्ज को आप जानते हैं कि Q0 बोलते हैं। तो ये वाला जो चार्ज है, इस Q0 चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो बल क्या होगा, O से, ये आप इसको क्या कर लो, O कर लो, है ना, O से P की ओर। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो गई, O से P की ओर हो गई। तो हम ये करते हैं कि इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम ये देखते हैं
कि इस एरिया से, ये जो छोटा सा एरिया है हमारे पास, इस एरिया से या इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो वो फ्लक्स जो निकलेगा वो इस फार्मूले से डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा से, इस वाले फार्मूले से निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब क्या काम करिए आप, ई की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास ई की, वो हमने क्या करा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ए कॉस थीटा। अच्छा, क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर ये भी आ गया, और ये आ गया डी ए कॉस थीटा। ये जो डी ए कॉस थीटा है ये पूरी की पूरी वैल्यू बन जाती है घन कोण की। इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास सॉलिड एंगल डी ए बन गया। सॉलिड एंगल क्या होता है कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल ने इस सेंटर के ऊपर, यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर कितना कोण बनाया, यानी कि सॉलिड एंगल कितना बनाया। तो ये सॉलिड एंगल निकल करके आता है डी ओमेगा, इसको बोलते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास ये आया डी ओमेगा बन गया ये इतना एरिया। अब क्या, डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और डी ओमेगा। अब क्या करिए, हम क्या करते हैं, ये पूरा हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो फ्लक्स निकालेंगे पूरे के पूरे एरिया से। अभी तक आपने जो निकाला था वो सिर्फ इतने क्षेत्रफल से निकाला था फ्लक्स। अब हम निकालते हैं कि पूरे एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हमने एक इंटीग्रेशन का साइन बनाया और ये एक सर्किल लगा दिया यहाँ पर। इसको कहते हैं पूरी की पूरी सतह के लिए इंटीग्रेशन, पूरी की पूरी सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन हो गया ये। तो यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, डी इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू और डी ओमेगा। अब क्या करिए, आप इतना उतारिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए, अब आप देखिए कि ये इंटीग्रेशन हमने पूरी की पूरी सरफेस के लिए लगा दिया, साइक्लिक इंटीग्रेशन। और ये डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये डी ओमेगा। अब क्या करिए, ये जो कांस्टेंट चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो सभी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो अब सिर्फ डी ओमेगा के साथ लग जाएगा। और ये जो है पूरा का पूरा ये कितना बन जाएगा, ये पूरा फ्लक्स बन जाएगा। ये तो छोटा सा फ्लक्स था, जरा सा फ्लक्स था जो इस वाले एरिया के अंदर से निकल रहा था, डी ए में से निकल रहा था। अब हम क्या काम करेंगे, जब इसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ये। अब ये होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या चीज है, ये है घन कोण। घन कोण जो है पूरी की पूरी जो सरफेस, ये पूरी की पूरी सरफेस इस सेंटर के ऊपर बनाएगी। ये जैसे मैंने लिख भी रखा है कि अगर हम पूरी की पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं और इस घन कोण का करते हैं डी ओमेगा लिखते हैं, तो ये 4 पाई निकल करके आएगा, ये आपको याद करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 पाई, यहाँ सामने लिख देंगे कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अब इस 4 से ये 4 काट दो, पाई से पाई काट दो। तो ये हमारे पास एक क्यू जो चल रहा था, क्यू शुरू में हमारे पास क्यू और चल रहा था और ये क्यू और चल रहा था हमारे पास, ठीक है। तो क्यू यहाँ भी आ जाएगा और ये क्यू हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये लास्ट में जो बचा फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यानी कि ये जो फ्लक्स निकल करके आया है, ये फ्लक्स कौन सा है, पूरी की पूरी सतह से निकल करके आने वाला फ्लक्स है। तो फ्लक्स कितना हो गया, 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यानी कि टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना
हो गया 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही गॉसेस थ्योरम है।